तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से आपको वेरियस डिजीज़ेस के ऊपर 5 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड मे बी अ लॉन्ग क्वेश्चन टू। तो हम इसमें से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मीज़ल्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज रूबियोला। तो मैं आपको पार्क से ही पढ़ाऊँगी ये एंड अंडर अ फ्यू हेडिंग्स जो कि बुक में ही गिवन है एंड आप अपना आंसर आराम से लिख सकते हो इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो मीज़ल्स को हम रूबियोला भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रूबियोला। ये एक एक्यूट डिजीज़ है विच इज़ हाईली इन्फेक्शियस, बच्चों में होती है ये, और द कॉजेटिव एजेंट इज़ मॉर्बिली वायरस जो कि ग्रुप मिक्सो वायरस से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लिनिकली कैसे कैरेक्टराइज करते हो आप मीज़ल्स को, क्या सिम्टम्स होते हैं? फीवर, कोराइजा, कफ। उसके बाद इन सिम्टम्स आने के बाद फॉलोड बाय अ टिपिकल रैश, उसके बाद एक रैश बनता है। ठीक है, तो मीज़ल्स की मॉर्बिडिटी मोर्टालिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें डेथ रेट्स ज़्यादा होते हैं और ये सिर्फ ह्यूमंस में होती है, इट डज़ नॉट अकर इन एनिमल्स। ये थी इसकी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। फिर आगे हमारे पास आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें क्या है कि मीज़ल्स जो है वो एक एंडेमिक डिजीज़ है जो कि वर्ल्ड के हर पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये एपिडेमिक्स कब होते हैं मीज़ल्स के? जब ससेप्टेबल चिल्ड्रन की परसेंटेज 40% हो जाए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ससेप्टेबल चिल्ड्रन? ससेप्टेबल चिल्ड्रन वो होते हैं जिनमें मीज़ल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ेंगे? या तो उनकी इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन है, उनको पूरी डोजेज़ नहीं लगी हुई, या फिर इम्यूनाइज्ड ही नहीं है, वो दे आर अनइम्यूनाइज्ड। तो जब ऐसे बच्चों की परसेंटेज 40% हो जाती है तो एपिडेमिक्स होते हैं। और उसके बाद 2000 से लेकर 2020 तक हमने मीज़ल्स में काफ़ी उसकी परसेंटेज में डिक्रीज़ देखा। मीज़ल के केसेस 79% तक डिक्रीज़ हुए, डेथ्स जो है वो 94% तक डिक्रीज़ हुई। लेकिन जनवरी और फरवरी 2022 में हमने इंक्रीज़ देखा मीज़ल्स के केसेस में। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2020-21 में कोविड हुआ था, पेंडेमिक के कारण बहुत सारी डिसरप्शंस हुई थी जिस वजह से शायद बहुत सारे बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पाई थी। तो उस डिस्टर्बेंस, उस डिसरप्शन की वजह से हमने 2022 में इंक्रीज़ देखा मीज़ल्स के केसेस में। अब इंडिया में क्या था कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू होने से पहले तक मीज़ल्स जो है उसका साइक्लिकल इंक्रीज़ चलता था हर तीसरे साल, एवरी 3rd ईयर साइक्लिकल इंक्रीज़ होता था मीज़ल्स में। लेकिन जैसे जैसे इम्यूनाइजेशन बढ़ी, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इम्यूनाइजेशन के बाद जो साइक्लिकल पीक्स हैं वो इंक्रीज़ होगी और इंटेंसिटी हो पीक की कम होगी, हमें केसेस कम दिखने लगे और साइक्लिकल जो टाइम था, पीरियड था, वो भी बढ़ गया था। ओके, स्टेट्स जो मेजरली अफेक्ट हुई थी इस मीज़ल्स के वजह से वो वेस्ट बंगाल थी जिसमें हमने 1 डेथ भी देखी, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। दीज आर द स्टेट्स जो ज़्यादा इफेक्ट हुई थी मीज़ल्स के कारण। ठीक है, अब हम करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है एजेंट फैक्टर्स। जो एजेंट है जिसकी वजह से मीज़ल्स हो रहा है उसके क्या फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहले तो एजेंट क्या था, हमने करा था सही, मॉर्बिली वायरस। तो मॉर्बिली वायरस जो है वो एक RNA पैरामिक्सो वायरस है जिसका सिर्फ एक ही सीरोटाइप है और ये ह्यूमन बॉडी के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसमें मीज़ल्स में? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज़ ओनली अ केस ऑफ मीज़ल्स। मीज़ल्स वाले केस ही वो ट्रांसमिट हो सकता है आगे किसी को। ठीक है, कैरियर्स इसके अभी तक नहीं है। ठीक है, इन्फेक्टिव मटेरियल क्या है जिससे इन्फेक्शन फैलती है? तो ये सिक्रीशंस हो सकती हैं नोज़ की, थ्रोट की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी कम्युनिकेबिलिटी। कम्युनिकेबिलिटी क्या होती है? इन्फेक्टिविटी की टाइम क्या है उसका, कि किस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है ये। ठीक है, तो कम्युनिकेबिलिटी डिक्लाइंस आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द रैश। जब रैश आ गया उसके बाद इसकी कम्युनिकेबिलिटी कम हो जाती है, इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है उसके बाद। लेकिन इसकी कम्युनिकेबिलिटी होती कब है? तो रैश होने से 4 दिन पहले और रैश होने के 4 दिन बाद। ठीक है, ये रैश हुआ इससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक, ये 8 डेज इसकी कम्युनिकेबिलिटी है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। फिर आता है सेकेंड अटैक रेट। तो
एक ही अटैक से इंसान को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है वैसे तो इसके सेकेंड अटैक्स यूजुअली एरर्स होते हैं डायग्नोसिस में, ठीक है। नाउ वी कम टू होस्ट फैक्टर्स कि होस्ट के क्या फैक्टर्स होते हैं। इसमें हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे, एज, सेक्स, इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन। तो एज में क्या है, ये किन एज के बच्चों में होता है, जो कि 6 महीने से लेकर 3 साल तक के होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, तो उसमें 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स ये बच्चों को हो सकता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में चिल्ड्रन ओवर 5 ईयर्स, तो 5 साल तक के बच्चों को ये हो सकता है, ठीक है। सेक्स इक्वल ही है, ऐसा नहीं है कि मेल्स में ज़्यादा है या फिर फीमेल्स में ज़्यादा है, इक्वल है। इम्यूनिटी हमने अभी देखा कि एक अटैक से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बंदे को मिल जाती है। सेकेंड अटैक्स रेयर ही होते हैं। जो इन्फेंट्स होते हैं उनको 6 मंथ्स तक मैटरनल एंटीबॉडीज़ ही प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं न्यूट्रिशन पे। तो जो मीजल्स है वो जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा माल नरिश्ड है, सीवियरली माल नरिश्ड है, उसमें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। 400 टाइम्स हायर मोर्टेलिटी केसेस, आई मीन मोर्टेलिटी का रेट बढ़ जाता है 400 टाइम्स, ठीक है। जिस बच्चे में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी होती है, बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड जो होता है जो चाइल्ड, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू पुअर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, ठीक है, सेकेंडरी टू माल न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो माल न्यूट्रिशन इसका प्राइमरी वो है फैक्टर, उसके बाद आता है पुअर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट कम्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ट्रॉपिकल जोन्स में ये ड्राई सीजन में होता है, टेम्परेट क्लाइमेट जिधर होता है उधर ये विंटर सीजन में होता है, ठीक है। एपिडेमिक्स इंडिया में कब होते हैं, विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग, मतलब जनवरी टू अप्रैल में ये हो सकता है, ठीक है। ये तो आप वैसे लिख सकते हो, बट द मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। जिधर ओवर क्राउडिंग होती है उधर मीजल्स बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन होती है इसकी डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। पर्सन एक बंदे से दूसरे बंदे को ये ट्रांसमिट होता है वाया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये हो सकता है। और कब हो सकता है, रैश होने के 4 दिन पहले तो उसके अपीयर होने के 4 दिन बाद तक, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा। एंट्री कहाँ से होती है ड्रॉपलेट्स की, वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये फैलता है। इन्फेक्शन कंजक्टाइवा के थ्रू भी हो सकती है, जब कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा, 10 to 14 डेज। याद रखना इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स का क्या है, 10 to 14 डेज, ठीक है। 10 डेज फ्रॉम एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ फीवर एंड 14 डेज टू अपीयरेंस ऑफ रैश। एक्सपोजर होने के 10 दिन बाद फीवर होता है, फिर 14th डे पे, ठीक है, 4 दिन बाद फीवर के आपको रैश अपीयर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स की ना हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, प्रोड्रोमल स्टेज, इरप्टिव स्टेज एंड पोस्ट मीजल्स स्टेज, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोड्रोमल स्टेज। जैसे कि हमने पढ़ा कि इन्फेक्शन होने के 10 दिन बाद, ठीक है, प्रोड्रोमल स्टेज आती है। हमने पढ़ा कि फीवर होता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन होने के 10 दिन बाद ये स्टेज बिगिन होती है प्रोड्रोमल एंड इट लास्ट अंटिल 14th डे। नाउ सपोज इन्फेक्शन हुई, ठीक है, उसके 10 डेज़ के बाद प्रोड्रोमल स्टेज बिगिन हुई एंड 4 डेज़ तक वो रहती है, ये 14th डे है, तो 4 दिन तक हमारे पास प्रोड्रोमल स्टेज रहती है, ठीक है। कैसे करेक्टराइज करते हो आप इसको, फीवर, कोराइजा विद स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज, कफ, रेडनेस ऑफ द आइज, लेक्राइमेशन, आँखों में से पानी आएगा, ठीक है, एंड फोटोफोबिया। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप प्रोड्रोमल स्टेज को करेक्टराइज करते हो, ठीक है। और देयर मे बी वॉमिटिंग और डायरिया, वॉमिटिंग और डायरिया भी प्रेजेंट हो सकता है। तो रैश होने से 1 या 2 दिन पहले आपको कॉप्लिक स्पॉट्स दिखेंगे। कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं, ये टेबल सॉल्ट क्रिस्टल्स की तरह अपीयर करते हैं, नमक के दानों की तरह ये हमें दिखते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स, ठीक है। कहाँ पे, ऑन द बक्कल म्यूकोसा, ओरल कैविटी में हमें, ठीक है, बक्कल म्यूकोसा में ये हमें दिखते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स, जो कि छोटे छोटे होते हैं, ब्लूइश वाइट स्पॉट्स होते हैं ऑन अ रेड बेस, ठीक है। ये याद रखना, ये हमें प्रोड्रोमल स्टेज में दिखता है। तो हमने प्रोड्रोमल स्टेज में पहले तो कुछ सिम्टम्स करे। पहले तो हमें ये बताना है कि वो कब होती है शुरू, इन्फेक्शन होने के 10 दिन बाद शुरू होती है और 4 डेज तक रहती है, ठीक है। फिर कुछ सिम्टम्स हमें दिखते हैं,
जैसे कि फीवर, कोराइजा, लेक्राइमेशन, रेडनेस ऑफ द आई, कफ, ये सब हमें दिखता है। रैश होने के 1 या 2 दिन पहले हमें छोटे छोटे स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं जो कि ब्लूइश वाइट कलर के होते हैं, जिनको हम कॉप्लिक स्पॉट्स बोलते हैं, ठीक है। और बक्कल म्यूकोसा पे ये हमें दिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोड्रोमल स्टेज। फिर आते हैं हमारे पास इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव फेज जो है, इरप्टिव फेज स्टार्ट होता है हमारा प्रोड्रोमल के बाद, ठीक है, जिसमें हमें एक मैक्यूलोपैपुलर रैश दिखता है जो कि डस्की रेड कलर का होता है, और ये हमें कान के पीछे दिखता है हमारे, ये रेट्रो ऑरिकुलर होता है, ठीक है, हमारे कान के पीछे ही होता है। फिर धीरे धीरे ये विद इन अ फ्यू आवर्स ये हमारे फेस और नेक पे स्प्रेड हो जाता है, एंड विद इन 2 to 3 days ये हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी फैल जाता है। ये कन्फ्लुएंट होता है ये रैश। कन्फ्लुएंट मीन्स कि छोटे छोटे रैश जो हैं वो मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। जो रैश जो है वो फेड हो जाता है, जब फेड होने के बाद वो एक स्कार छोड़ता है जो ब्राउनिश डिस्कलरेशन कॉज करता है स्किन में, और इट मे परसिस्ट फॉर 2 months, और 2 महीने तक वो रहता है हमारी स्किन पे, ठीक है। फिर हमने करा जो मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है, ठीक है, वो जब अपीयर हो गया, जब रैश हमें दिखने लग गया, उसके बाद इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है मीजल्स की, ठीक है। वायरीमिया डिसअपियर्स एंड द फीवर फॉल्स। जब मैक्यूलोपैपुलर रैश आ गया तो आप ब्लड में सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, डिटेक्ट होने लग जाएंगी, एंड दैट इज़ द पीरियड जब इन्फेक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। रैश जो है क्यों होता है? रैश होता है ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ इम्यून टी सेल्स। इम्यून टी सेल्स की इंटरैक्शन होती है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के साथ इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से रैश होता है, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड स्टेज आती है पोस्ट मीजल स्टेज, ठीक है। इसमें जो है बच्चे का वेट कम हो जाता है, वो बहुत वीक पड़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको दूसरी इन्फेक्शन होने की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, डायरिया कॉज कर सकता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, कैंडिडोसिस हो सकता है, एंड रीएक्टिवेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर उसको पहले से टीबी है या जैसे भी हो चुका है तो रीएक्टिवेशन भी हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज़ कॉम्प्लिकेशंस। हमने क्लिनिकल फैक्टर्स में इसके 3 स्टेजेस पढ़ी, प्रोड्रोमल, इरप्टिव एंड पोस्ट मीजल्स, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो 30% केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? ओटाइटिस मीडिया, लेरिंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस, डायरिया एंड न्यूमोनिया। द मोस्ट कॉमन वन इज़ ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। फिर उसके बाद रेयर कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास आता है SSPE विच इज़ सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस, ठीक है। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस इज़ द रेयर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उनमें सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि एक्यूट प्रोग्रेसिव एंसेफेलाइटिस हो सकता है उनमें, ठीक है। जाइंट सेल न्यूमोनिया हो सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में परसिस्टेंट डायरिया विद प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ कॉम्प्लिकेशंस करी, जिसमें से आप याद रख लेना कि कॉमन वन इज़ ओटाइटिस मीडिया, रेयर होती है SSPE, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में एक्यूट प्रोग्रेसिव एंसेफेलाइटिस या फिर जाइंट सेल न्यूमोनिया होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में परसिस्टेंट डायरिया विद प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी होती है, इन्फेंट्स में, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ग्रेटेस्ट रिस्क जो होता है डेथ का 1 साल के कम उम्र के बच्चों में, ठीक है, और एडल्ट्स होते हैं 30 ईयर्स के ऊपर, कि मतलब डेथ का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है बच्चों में जो 1 साल के नीचे हैं, और बड़ों में जो 30 ईयर्स से ज़्यादा एज के हैं, ठीक है। और HIV इन्फेक्टेड चिल्ड्रन में तो केस फर्टिलिटी इज़ 50% तक का चांस होता है उनकी डेथ होने का, ठीक है। और प्रेगनेंसी में अगर मीजल्स हो तो इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो सकता है और प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, ओके। अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस याद रखना, इसका आप एलाइजा से कर सकते हो, RT-PCR भी आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट में इसका कोई कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं होता है, सपोर्टिव केयर दे सकते हो आप। सपोर्टिव केयर में आप कॉमन सिम्टम्स जो है इसके उसको रिलीव कर सकते हो, जैसे कि
फीवर हो गया, कफ हो गया, नेज़ल कंजेशन, कंजक्टिवाइटिस, तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हो आप, जिसकी अगर आप न्यूट्रिशनल सपोर्ट दोगे तो उसमें आप माल न्यूट्रिशन का रिस्क जो है वो कम कर सकते हो। जिन बच्चों में, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें ब्रेस्ट फीडिंग को इंकरेज करना है और डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए ORS इंकरेज करना है हमें, ठीक है। तो मीज़ल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस कंटेजियस डिजीज़ है, तो इसमें पेशेंट आइसोलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बंदे को मीज़ल्स है आप उसको अलग रखो, ठीक है। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन द मोस्ट इफ़ेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो वैक्सीनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जो आप विटामिन ए से भी आप बंदे को ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। जिन लोगों को भी मीज़ल्स है तो आप विटामिन ए से उनको ट्रीट करोगे, क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ए की, जिसकी वजह से उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है, केरेटोमलेशिया हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन ए की हाई डोज, हम 2 डोजेस देते हैं विटामिन ए की, एक तो डायग्नोसिस होने के जस्ट बाद और दूसरी अगले दिन देते हैं हम, ठीक है। तो जो इन्फेंट्स होते हैं 6 मंथ्स के नीचे, उनको हम 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ए देते हैं। जो 6 to 11 मंथ्स के होते हैं उनको हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं, और जो 12 महीने के ऊपर होते हैं उनको हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी के अगर क्लिनिकल साइंस हमें दिखने लग जाए, जैसे कि बाइट और स्पॉट्स हमें दिख रहे हैं, तो हम 3rd डोज भी देंगे विटामिन ए का, जो कि 4 to 6 वीक्स लेटर देना है हमने, ठीक है। उसके बाद लेट्स कम टू प्रिवेंशन ऑफ मीज़ल्स। तो हम मीज़ल्स को 2 तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, एक तो होगी मीज़ल्स वैक्सीनेशन, दूसरा हमारे पास होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले मीज़ल्स वैक्सीनेशन पढ़ते हैं। तो मीज़ल्स की जो वैक्सीन होती है ये लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती है, जिसमें फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। इसकी डोज हमारे पास 0.5 ml होती है, ठीक है। और स्ट्रेन हम कौन सा यूज़ करते हैं, एडमॉन्स्टन ज़ाग्रेब स्ट्रेन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इस वैक्सीन में स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो होते हैं हमारे पास सॉर्बिटॉल, हाइड्रोलाइज्ड जेलेटिन एंड नियोमाइसिन। थायोमर्सल नहीं होता, ठीक है, डज नॉट कंटेन थायोमर्सल। और जो मीज़ल्स की वैक्सीन होती है वो सेंसिटिव होती है टू सनलाइट, तो हम इसको कलर्ड ग्लास वायल में रखते हैं, एंड आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें इसको विदिन 4 आवर्स यूज़ करना होता है, ठीक है। और मीज़ल्स की वैक्सीन जो है वो मोनोवेलेंट भी हो सकती है, कि जिसमें सिर्फ मीज़ल्स हैं, मीज़ल्स कंटेनिंग वैक्सीन, ठीक है। मीज़ल्स रूबेला भी हो सकती है कॉम्बिनेशन में, मीज़ल मम्स रूबेला भी हो सकती है, एंड मीज़ल मम्स वेरिसेला रूबेला वेरिसेला वैक्सीन भी हो सकती है। तो इट मे बी मोनोवेलेंट, इट मे बी इन कॉम्बिनेशन MR, MMR, MMRV, ओके। तो उसके बाद हमें डोज कैसे देनी होती है मीज़ल्स की, तो फर्स्ट डोज हम देते हैं एट 9 मंथ्स एंड MCV2, सेकेंड डोज हम देते हैं 16 to 24 मंथ्स में, ठीक है। और रूट होता है हमारे पास सबक्यूटेनियस, हम सबक्यूटेनियस रूट से इसको देते हैं, ठीक है। मस्कुलरली भी हम इसको दे सकते हैं, जनरली हम सबक्यूटेनियस से देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वैसे तो इसकी 2 ही डोजेज़ होती हैं, लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, हमने बच्चे को 9 मंथ्स के पहले देनी हो, ठीक है, तो हम सप्लीमेंट्री डोज मानते हैं उसको बोलते हैं MCV0। तो हम सप्लीमेंट्री डोज देते हैं MCV0, लेकिन इसको देने के बाद MCV1 और MCV2 उसी टाइम पे लगेगी, मतलब 9 मंथ्स पे और 16 to 24 मंथ्स पे, ठीक है। तो कब देनी होती है, लाइक MCV0 हम कब देते हैं, जब कोई मीज़ल्स आउटब्रेक चल रहा हो, ठीक है, जब मीज़ल्स होने का रिस्क 9 मंथ्स के कम उम्र के बच्चे में ज़्यादा हो ड्यू टू आउटब्रेक्स, ठीक है। या फिर एंडेमिक कंट्रीज़ में हमने देना हो जिसमें रेगुलर आउटब्रेक्स होते रहते हैं, ठीक है। या फिर कोई डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन हो, कोई रेफ्यूजीज़ हो उनमें, ठीक है। या फिर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है मीज़ल्स के, ठीक है। तो या फिर कोई इन्फेंट्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या फिर HIV इन्फेक्टेड मदर है उस चाइल्ड की, HIV इन्फेक्टेड विमेन के वो बॉर्न हुआ है बच्चा, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, वैक्सीन्स किसको नहीं देनी है, HIV इन्फेक्टेड पर्सनस को नहीं देनी है क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। या फिर कोई मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट इलनेस है, जब तक वो इम्प्रूव नहीं होती है कंडीशन पेशेंट की, तब तक आप वैक्सीन नहीं दोगे, तब तक वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। कोई
पर्सन की थेरेपी चल रही है विद एल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, रेडिएशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ, उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कोई विमेन अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी को मतलब अगर प्रेग्नेंट है तो भी नहीं हम देते, और अगर MMR वैक्सीन लगी हुई है तो 4 हफ्ते तक प्रेगनेंसी इज़ अवॉइडेड। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, और जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है हम उसको डिले कर सकते हैं एटलीस्ट 4 वीक्स अगर MMR दी गई है। ठीक है, मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन जो है इसका रीज़न क्या है कि जो MCV होती है वो सप्रेस कर देता है TST के रिस्पॉन्स को, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के रिस्पॉन्स को। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हमने करा है कि हम सबक्यूटेनियसली भी देते हैं बट इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है, तो वैक्सीन देने के 11 से 12 दिन के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है। ठीक है, एक डोज 95% प्रोटेक्शन दे देती है, लेकिन 2 डोजेस 98% तक प्रोटेक्शन दे देती हैं। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे वैक्सीन के, तो एडवर्स इफेक्ट्स में वन इफेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यही बोलना है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। आपको याद रखना है कि वैक्सीन का, मीजल्स वैक्सीन का एडवर्स इफेक्ट इज़ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, ये क्यों हो सकता है कि या तो हमने वैक्सीन को सेम, या तो वैक्सीन कंटेमिनेटेड है या फिर हमने सेम वाइल यूज़ करी है नेक्स्ट डे भी या उसी दिन पे, रिकन्स्टिट्यूशन होने के बाद 4 घंटे के बाद तक हमने यूज़ करना था लेकिन हमने उसको 4 घंटे के बाद भी यूज़ करा सेम वाइल को। ठीक है, तो हो सकता है ये। सिम्टम्स क्या होंगे उसके, स्वीयर वाटरी डायरिया होगा, वॉमिटिंग और हाई फीवर, ये इसके सिम्टम्स होंगे, और 48 आवर्स के विद इन डेथ हो सकती है। तो केस फर्टिलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में। ठीक है, सेकंड हमारे पास प्रिवेंशन आती थी इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इसमें WHO ने कितनी डोज रिकमेंड करी हुई है, 0.25 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, ये डोज WHO ने हमें रिकमेंड करी हुई है। तो एक्सपोजर होने के विद इन 3-4 डेज हमने ये देना होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, जो पर्सन पैसिवली इम्यूनाइज हमने कर दिया है, जिसको हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे दिए हैं, तो लाइव मीजल वैक्सीन उसको 8 to 12 वीक्स लेटर ही लगेगी, उससे पहले नहीं लग सकती है। क्या मतलब कि अगर हमने किसी को इम्यूनोग्लोबुलिन दे दिया, ठीक है, आज दिया, तो जो वैक्सीन लगाओगे ना आप MCV, वो एटलीस्ट आपको 8 to 12 वीक्स तो वेट करना ही करना है, उसके बाद लगानी है। सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक मीजल्स में। आपको इतना ही लिखना है, आपको ऐसे ही हेडिंग्स बना के आंसर करना होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट टॉपिक